स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम इस स्टडी कर रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की और अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इसको बहुत अच्छे से समझ लेगा उसके लिए ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही होगा। लेकिन अगर आपने समझने में थोड़ी सी भी गड़बड़ की या फिर समझने की कोशिश नहीं की, इसको पूरे फोकस के साथ में स्टडी नहीं किया, तो ये आपके लिए ETC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपके लिए बन जाएगा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। सो डिसाइड आपको करना है कि इसको फोकस से पढ़ना है, एक्चुअल में ETS साइकिल पढ़ना है, या फिर इसको बना देना है आपकी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिस तरह से ETS, तो ETS काफ़ी क्रूशियल चैप्टर है। क्यों क्रूशियल चैप्टर है? क्योंकि जो ETS है, जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है तब क्या हो रहा है, आपका लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कब चल पाता है? जब वहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मुझे ये जानना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट में बनता है हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है पायरुविक एसिड, उसे कैसे पता चलता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है? यानी कि उसे क्या हवा जैसी कुछ फीलिंग आती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए मुझे क्या करना है, अब लिंक और क्रेब के बाद में ETS करना है। पहला पॉइंट तो ये ETS का कि भाई ETS हो क्यों रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट है, ये बात पायरुविक एसिड को कैसे पता चल रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो आज के लेक्चर में यही होने वाला है। आपके NADH2 और FADH2 जो बन रहे थे अब तक, किस में बने हैं भाई? लिंक में भी बने हैं, क्रेब साइकिल में भी बना है। तो ये NADH2, FADH2 वगैरह जो बना है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्हीं NADH2 और FADH2 जो है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे और NAD+ और FAD बनाएंगे। तो इसका रीजन क्या है, यानी कि क्रेब और लिंक में NADH2 और FADH2 क्यों बन रहे थे, वो कहाँ काम आ रहे हैं, क्या काम है उनका बनने के बाद में, ये भी हमें ETS साइकिल के थ्रू पता चलेगा। हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ऑक्सीजन का एक्चुअल रोल क्या है। ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लिंक रिएक्शन हो रही है, क्रेब रिएक्शन हो रही है, ETS साइकिल होगा। ये सारे साइकिल्स और रिएक्शंस जो हो रही हैं वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन का रोल क्या है, ये भी हमें ETS साइकिल बताने वाला है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको मैं दूसरा नाम यहाँ पर दे रही हूँ, इसको मैं यहाँ पर बोल रही हूँ टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या बोल रही हूँ? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। किसका होगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन? टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड NADH+ एंड FADH2। इसका क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा भाई, ऑक्सीजन यूज होगा, ये करेंगे ऑक्सीजन को यूज और कन्वर्ट हो जाएंगे NAD+ एंड FADH में, सॉरी NAD+ एंड FAD में। FAD+ नहीं होता, FAD ही होता है। ठीक है, तो गलती से अगर किसी बुक में लिखा हो FAD+ तो आप उसको FAD ही मानना, FAD पर कभी भी प्लस नहीं होता है, प्लस चार्ज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हमें सबसे पहले पता करना है कि ये जो ETS साइकिल है ये यूकेरियोट्स में कहाँ पर होती है, और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एरोबिक बैक्टीरिया में भी लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब साइकिल होगा, ETS भी होगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ETS कहाँ होता है, और आपके यूकेरियोट्स यानी कि हमारे जैसे यूकेरियोट्स के अंदर ETS कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, ETS साइकिल की। ये ETS जो है किसके अंदर, यूकेरियोट्स और एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर हमें पता करना है। यूकेरियोट्स एंड एरोबिक बैक्टीरिया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ETS साइकिल जो है यूकेरियोट्स के होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यूकेरियोट्स के अंदर जो ETS साइकिल चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। ठीक है,
और एरोबिक बैक्टीरिया के का ETS जो है वो कंप्लीट होता है आपके मीजोजोम में, या फिर आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि मीजोजोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर इनफोल्ड होकर बनाती है स्ट्रक्चर, उसी को मीजोजोम बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। पढ़ के आए हो यार तुम, सेल साइकिल वगैरह सब पढ़ाया है तुम्हें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया है, इतनी सारी चीजें पढ़ाई, अभी तक तुम्हें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर ही नहीं पता है क्या? तो चलिए, यूकेरियोट्स में क्या होता है, यूकेरियोट्स में होता है इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है उसको आप बोल सकते हो कि क्रिस्टी में होता है। भाई इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या बनाता है, अंदर इनफोल्ड हो होकर अंदर की तरफ मुड़ मुड़ कर घूम घूम कर क्या बना रहा है, क्रिस्टी बना रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया में कहाँ होता है आपका ETS, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर होता है इन मीजोजोम, या फिर इसी को आप बोल सकते हो इन मीजोजोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो या फिर डायरेक्टली बता सकते हो कि कहाँ होता है भाई, कि ये होता है हमारे एरोबिक बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब ETS साइकिल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साथ के साथ यहाँ पर चलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ETS साइकिल में 5 कंपोनेंट्स पूरे काम आएंगे, 5 कंपोनेंट्स काम आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है आपके टोटल जो है 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं ETS साइकिल में। इस तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इमेजिन करो ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरह से क्रिस्टी बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चलेगा ETS साइकिल। तो ये जो ETS होता है इसमें टोटल कितने 4 कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं, और इन 4 कॉम्प्लेक्स के बीच में टोटल कितने 5 कंपोनेंट्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ मैं कि टोटल अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूँ तो 5 कॉम्प्लेक्स यूज होंगे, 5 कॉम्प्लेक्स में से 4 क्या करवाएंगे, 4 करवा रहे होंगे आपका ETS, और एक कॉम्प्लेक्स मिलकर करवाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ATP को सिंथेसिस करने का काम करवाएगा। ATP सिंथेसिस होगा लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे और कंपोनेंट्स भी देखेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने प्रकार के, कितने टाइप के कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, वो बाद की बात है। पहले हम ETS देख लिया कि ETS कहाँ हो रहा है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहाँ पर होता है ये होता है, आपने देखा होगा हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा था, जब ATP का सिंथेसिस हो रहा था तो क्या होता है, उसके लिए आपका होता है F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया में हमको देखने को मिलेंगे F0 F1 पार्टिकल, ये F0 F1 पार्टिकल। तो आपको पता है, क्या पता है कि जब तक ये F0 F1 पार्टिकल से क्या होंगे, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से नहीं गुजरेगा, तब तक क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो उसको नॉर्मलाइज, प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए यहाँ से क्या होंगे, H+ आयंस निकलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, किसके साथ में, F0 से निकलेंगे, F1 से होते हुए बाहर निकलेंगे। तो ये जो F0 है वो तो क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट्स को के लिए डिफ्यूजन का काम कर रहा है। ठीक है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन करवा रहा है। और F0 में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में जो ATP सिंथेसिस करने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो F1 में, यानी कि F1 में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर क्या बनता है आपका ATP बनता है। तो अगर मुझे देखना हो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, तो यानी कि ATP कहाँ बन रहा है और ATP एक्चुअल में कहाँ बन रहा है, देख लो, तुम्हारा पढ़ने का मूड नहीं है, पेन भी अपने हाथ से निकल रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा भाई, ATP बनेगा, तो ATP एक्चुअल में कहाँ बनता है, F1 के पास में बनता है। कहाँ बनता है, F1 के अंदर बनता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये क्या है पूरा, ये F0 F1 को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजोम के हेड में जाके क्या बनता है, आपका ATP बनता है, और ATP का बनना ही क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं रुक जाओ भाई, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं, पेन ही छूट रहा है। हाँ, तो अब समझ में आया, देखिए
यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा हमारा किसके अंदर, इन ऑक्सीजोम हेड। तो ऑक्सीजोम क्या होता है ये समझ में आ गया, इन ऑक्सीजोम हेड यानी कि F1 पार्टिकल के अंदर क्या होगा आपका, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। चलिए भाई इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर। चलिए अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है ईटीएस में, आपके अभी तक ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद में उसमें पायरुविक एसिड बन गया, फिर लिंक रिएक्शन हुआ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो, अदरवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ है तो अल्कोहल बन रहा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा होगा या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा होगा। दैट्स इट। हम तो बात ही कर रहे हैं ईटीएस साइकिल की, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी ईटीएस साइकिल हो रहा है। तो ईटीएस साइकिल होने का पॉइंट क्या है कि भाई हमने देखा था क्रैब साइकिल में लिंक रिएक्शन में, लिंक में क्या बन रहा था, NADH2 बन रहा था, क्रैब साइकिल में क्या बन रहा था, NADH2 भी बन रहा था और FADH2 भी बन रहा था। तो हुआ क्या भाई, उसकी वजह से यहाँ पर ईटीएस आपको देखने को मिलेगा, उसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, वो बन रहे होंगे। पहले क्या हो रहा था, उनका रिडक्शन हो रहा था क्योंकि NAD+ और FAD जो था वो क्या कर रहे थे, H+ आयंस को, 2H+ आयंस को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे यानी कि रिडक्शन हो रहा था। अब यही NADH2 FADH2 क्या करेंगे, अपने H+ आयंस को डोनेट करेंगे यानी कि दूसरे को देने का काम करेंगे, रिलीज कर देंगे यानी कि इनका होगा ऑक्सीडेशन। और जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कब होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ईटीएस साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का NADH2 से और FADH2 से जो लिंक है ना, वो ईटीएस पढ़ने के बाद में तुम्हें समझ में आएगा। तो देखिए इधर क्या होता है भाई, होता यह है कि जो NADH2 होता है, NADH+ ये क्या करता है, या फिर मैं बात करूं FADH2 की, इनका होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में है 2 H+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ये उनको रिलीज कर देते हैं यानी कि 2 H+ आयन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये रिलीज कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कि ये बना लेते हैं NAD+ और FAD बना लेते हैं। NAD+ और FAD का मतलब देखो FAD ही होता है, FAD+ मत पढ़ लेना गलती से भी कहीं पे, क्या होता है, FAD होता है। ठीक है, ये बन गया। अब जब ईटीएस साइकिल चलेगा, ईटीएस साइकिल कब चलेगा कि भैया जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ये NAD+ और FAD क्या करेंगे कि ये जाएंगे, ये तो किसी के पास नहीं जाएंगे, इनके प्रेजेंट होने का मतलब ही यही है कि भैया ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये NAD+ और FAD अब किसके पास चले जाएंगे, लिंक रिएक्शन में चले जाएंगे, क्रैब साइकिल में चले जाएंगे और वहां पर वापस से NADH2 और FADH2 बना लेंगे। जब तक NAD+ और FAD नहीं होगा तब तक NADH2 और FADH2 बनेगा कैसे, इनसे ही तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया किसके अंदर, ईटीएस साइकिल में रिलीज कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को कौन एक्सेप्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मान लो किसने एक्सेप्ट किया, आपके ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑक्सीजन आपका कन्वर्ट हो गया O2- में, किस में कन्वर्ट हो गया, O2- में। ठीक है ना, हाफ O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो O2- में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, आपको पता है H+ आयंस, भैया यहाँ पे इन्होंने H+ आयन भी दिए, अब ये H+ आयन से कौन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा जाकर। ठीक है, तो ये O2- जो है ये किसके साथ में 2 H+ आयन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर बनाएगा आपका मेटाबॉलिक वाटर। किसका फॉर्मेशन होगा, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब आप लोग ये मत सोचना कि मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए ईटीएस चल रहा है, ना 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 भाई, पानी के लिए ईटीएस थोड़ी चलेगा, पानी तो तुम खुद ही पी लेते हो, हम वैसे ही पानी तो पी लेते हैं, हमारी पानी की कमी तो वैसे कंप्लीट हो जाती है, उसके लिए हमें ईटीएस जैसा क्रूशियल जो चीज़ थी वो करवाने की क्या जरूरत थी। समझ में आ रही, मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ईटीएस साइकिल नहीं चलता है। ईटीएस साइकिल इसलिए चलता है ताकि
ETS में क्या हो सके कि NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन हो सके, ये अपने H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रिलीज करके वापस से अपनी पहले वाली फॉर्म NAD+ और FAD में आ पाए, ताकि ये कहाँ पर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे लिंक और क्रैफ्ट के अंदर, ठीक है, वहां पर अपना काम कर रहे होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करती है, पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, जो किसने रिलीज किया है, NADH2 और FADH2 ने, और उसके बाद में इनके H+ आयंस को एक्सेप्ट करके क्या बना रही है, मेटाबॉलिक वाटर बना रही है। तो ऑल ओवरऑल ये कि ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर पाएगी, भाई ये तो रिलीज कर देंगे, लेकिन फाइनली कोई एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए भाई, डोनेट करने में, मुझे दान देने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन मैं दान तो तब दूंगी ना जब कोई लेने वाला होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए बेकरार है, बैठी हुई है, तो ऑक्सीजन ले लिया, इन्होंने दे दिया, सिंपल। और इनका देने का रीजन ये था क्योंकि इनको पहले वाले फॉर्म में आना था, सो दैट ये कहाँ पर जा सके, क्रैब और लिंक के अंदर, क्योंकि अगर NAD+ और FAD होगा ही नहीं तो वहां पर जो H+ आयंस होंगे उनको कौन एक्सेप्ट करेगा, और जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो प्रोसेस ही नहीं चलेगा ना, वेरी सिंपल। देख सकते हो आप, लास्ट में ऑक्सीजन काम आ रहा है भैया। तो आप यहाँ पर ETS में बोल सकते हो कि जो जितने भी ऑक्सीडेटिव मतलब रिड्यूस जो हुए थे, जैसे रिड्यूस हुए थे पहले NADH2 FADH2, तो ये रिड्यूस होने के बाद में जब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो इनके H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सेप्ट करने वाला जो फाइनल एक्सेप्टर है वो ETS में है, ऑक्सीजन। इसीलिए ETS साइकिल को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इफ यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो ETS चलता ही नहीं, क्योंकि न ETS ऑक्सीजन होता नहीं, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई होता नहीं, तो ये डोनेट नहीं करते, अपनी पहले वाली फॉर्म में नहीं पहुंचते, तो लिंक और क्रैब रिएक्शन नहीं होता। तो फाइनली आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का बहुत लास्ट में टर्मिनल एंड पर जाकर इंपॉर्टेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर बॉस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये बाकी चीजें भी नहीं होगी। तो यहाँ पर NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मैं आपको लिख के बताती हूँ, दैट ऑल द रिड्यूस्ड H एक्सेप्टर, किस किस का रिड्यूस हुआ था, कौन कौन H एक्सेप्टर था पहले, कि भैया ये था NADH, H+ एंड FADH2, इनकी बात की जा रही है, किसकी, H एक्सेप्टर्स की बात की जा रही है। ये क्या करते हैं, मूव टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहां पर क्या होने वाला है, जहां पर होने वाला है आपका ETS। तो NADH2 और FADH2 रिड्यूस कब हुए, जब इन्होंने H+ आयंस को एक्सेप्ट किया। तो ये रिड्यूस होकर कहाँ मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं मूव टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सो एज टू अंडरगो, जिसकी वजह से क्या हो सके, ये जा सके किसके अंदर, ETS के अंदर। सो एज टू अंडरगो ETS वेयर, जहां ये क्या करते हैं, वेयर दे रिलीज, अब ये रिलीज कर रहे हैं, पहले एक्सेप्ट करके आए थे तो रिडक्शन हो रहा था, अब ये रिलीज कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन करने की कंडीशन में आ रहे हैं। तो वेयर दे रिलीज देयर हाइड्रोजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, कि वहां पे क्या किया इन्होंने, H+ आयंस को रिलीज कर दिया और ऑक्सीडाइज हो गए, हाइड्रोजन एंड गेट रीऑक्सीडाइज, एक सेकेंड, रीऑक्सीडाइज लिखिए यहाँ पे, NAD+ रीऑक्सीडाइज हुए किसमें, NAD+ एंड FAD में, सो दैट they may become पूरी NCERT की लाइन है, so that they may become re-available
for next respiratory pathway. And also ATP is synthesized. क्या बोला हमने कि भाई पहले तो क्या हुआ, इनका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद में NADH2 और FADH2 मूव करते हैं कहाँ पर, ETS साइकिल को चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। यूकेरियोट्स में ETS कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, तो वहां पर मूव करते हैं, वहां जाकर ये रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं और H+ आयंस को डोनेट करते हैं और अपनी पहले वाली फॉर्म NAD+ और FAD में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ऐसा, ताकि ये वापस से रीअवेलेबल हो सके। रीअवेलेबल हो सके किस लिए, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए, यानी कि दोबारा से क्रैब और लिंक रिएक्शन को करने के लिए। और साथ में इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ATP होगा, आप देख सकते हो, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ क्या होगा, H+ आयंस अगर अंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि अभी होने ही वाला ETS में, प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बन जाएगा, फिर वो जाएंगे वापस से किसके थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, कहाँ से, ऑक्सीजोम से, F0 F1 पार्टिकल से होते हुए। F0 प्रोटॉन पंप को भेजने का काम करता है, उसको ब्रेक करवाने का काम कर रहा है, प्रोटॉन्स को बाहर निकलवाने का काम कर रहा है। F1 जो क्या है, एक तरह से कैटेलिक साइट है किसके लिए, ATP के सिंथेसिस के लिए, जहाँ पे ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेगी, 4 H+ आयंस बाहर जाएंगे, 1 ATP का फॉर्मेशन करेगी, तो ATP भी बच जाएगा साथ में। तो ये सारा प्रोसेस किसके लिए हो रहा है भैया, ETS में ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीडेशन होना, NADH2 और FADH2 का, और पहले की तरह वापस से रीअवेलेबल हो जाना। ये सारी मेहनत की जा रही है ATP को बनाने के लिए। यहाँ तक आई बात समझ में, और ऑक्सीजन का होना क्यों जरूरी है वो भी दिखाई दे दिया, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक वाटर बना लेगी, इनसे ले लेके वाटर बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन कोई एक्सेप्टर भी होना चाहिए, उसके लिए ये सारी चीजें की जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ETS साइकिल जो होता है उसमें टोटल 5 तरह के कंपोनेंट्स की हमें नीड होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ETS, नेक्स्ट हम अभी कुछ बेसिक देखेंगे, उसके बाद में अभी ETS साइकिल पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ ETS, तो ETS साइकिल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले 5 कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ETS में 5 तरह के कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं। नंबर 1 पर है FMN, ठीक है, जिसका पूरा नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या हुआ, एक कंपोनेंट है किसका, ETS में काम आने वाला। दूसरा कंपोनेंट है ETS का FAD। क्या है, FAD। FAD का नाम पूरा है फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड। नंबर 3 है आयरन सल्फर प्रोटीन। नंबर 4 पर जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो उसका नाम है कोक्यू, या फिर इसी को आप बोल सकते हो यूबीक्विनोन। ये जो यूबीक्विनोन है, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन जो होता है, जो H कैरियर है, मोबाइल H कैरियर है। मोबाइल H कैरियर का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ प्रोटॉन का कैरियर ना हो, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन का कैरियर भी हो, उसको हम मोबाइल H कैरियर कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने देखा था प्लास्टोक्विनोन था ये, यहाँ पर है यूबीक्विनोन, जिसको आप कोक्यू भी बोल सकते हो, तो कॉपर क्यू या फिर यूबीक्विनोन। और नंबर 5 जो कंपोनेंट है उसका नाम है साइटोक्रोम। क्या है, साइटोक्रोम। और ये जो साइटोक्रोम है ये एज इट इज होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है ना आपका, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के तरह। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने हेड और टेल देखा था, और हमने देखा था वहां पर जो उसका हेड होता है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का जो हेड होता है, उसमें हमने क्या देखा था कि वहां पर मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट थी। साइटोक्रोम भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें क्या होगी, पोरफायरिन प्रोटीन अवेलेबल होगी, लेकिन वहां पर सेंटर में था मैग्नीशियम,
और साइटोक्रोम के सेंटर में होगा आयरन। क्या होगा? आयरन। तो यहाँ ये कौन सी प्रोटीन है? आयरन पोरफायरिन प्रोटीन। तो साइटोक्रोम क्या है? आयरन पोरफायरिन प्रोटीन है, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन। साइटोक्रोम 3-4 तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट एग्जाम्स में कि साइटोक्रोम का जो फंक्शन होता है, काम करने का, जो साइटोक्रोम के कंपोनेंट्स का जो काम करने का तरीका होता है, उसका सीक्वेंस बताइए। तो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ यहाँ पर, सीक्वेंस से ध्यान रखना है। सबसे पहले काम करता है आपका साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद में होता है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 के बाद में है आपका साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, और फिर लास्ट में होता है साइटोक्रोम A3, ठीक है। अब ये जो साइटोक्रोम होता है, सारे के सारे जो साइटोक्रोम्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, उसमें Fe2+ जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? Fe3+ आयन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में? साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम में क्या होते हैं? देखो A3 में कुछ और होता है। साइटोक्रोम हैव Fe3+ आयन। कौन कौन से? Fe3+ आयन्स होते हैं यहाँ पर। लेकिन जो A3 है इसके पास में Fe3 तो होता ही है, साथ में यहाँ पर कॉपर 2+ भी होता है। बट A3 हैव Fe+3 एंड Cu2+। Fe3+ होता है सारे साइटोक्रोम्स के पास में, लेकिन A3 एक ऐसा साइटोक्रोम का कंपोनेंट है, मतलब इस टाइप का साइटोक्रोम है जिसके पास में क्या होगा? Fe3+ तो होगा ही होगा, यहाँ पर साथ में क्या होता है? कॉपर 2+ आयंस भी होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ETS में काम करते हैं। इसी तरह से 5 कॉम्प्लेक्स, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स की हेल्प से क्या होता है? ETS चलता है। उनमें से 5 कॉम्प्लेक्स में से 4 कॉम्प्लेक्स ETS में पार्टिसिपेट करते हैं, और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। तो उनको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम ETS साइकिल पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया? 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं ETS के लिए। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अभी मैं करेक्ट कर रही हूँ इसको। आयरन सल्फर प्रोटीन, कोक्यू जो है वो यूबिक्विनोन है, और आपका लास्ट में साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम क्या होता है? एक तरह का आयरन पोरफायरिन प्रोटीन होता है, पोरफायरिन प्रोटीन है, जिसमें सीक्वेंस में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले साइटोक्रोम बी काम करेगा, फिर साइटोक्रोम बी के बाद में साइटोक्रोम C1, फिर C, फिर A, और फिर साइटोक्रोम A3 काम करेगा। सारे के सारे साइटोक्रोम्स के पास में क्या है भैया? आयरन पोरफायरिन प्रोटीन है ना, तो यानी कि Fe3+ प्रेजेंट है। लेकिन A3 एक ऐसा साइटोक्रोम है जिसके पास में Fe3+ के साथ साथ कॉपर 2+ आयंस भी क्या होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी? कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करूँ? कॉम्प्लेक्स की, कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है वहाँ पे 5 तरह के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 4 कॉम्प्लेक्स कहाँ हेल्प करेंगे? ETS में हेल्प करेंगे, और एक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर हेल्प करेगा? वो कॉम्प्लेक्स हमारी हेल्प करेगा किसके अंदर? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर। इतनी देर से यही मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए इधर, complex in inner mitochondrial membrane। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स अवेलेबल होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। 5 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH। क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH
डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किसका नाम है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है। यानी कि NADH से अगर आपका ETS साइकिल शुरू होता है तो कौन कौन से, मैं बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम आएंगे। तो NADH से जब आपका ETS शुरू होता है तो वहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ हेल्प करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का तो ETS में अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो ATP सिंथेसिस करने का काम करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनाएगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि देखो सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनेगा, यानी कि FAD से FADH2 वहाँ पर जनरली बनता है। सक्सीनेट से जब भी फ्यूमरेट बनता है तो क्या होता है? FAD से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसके अभी कॉम्पोनेंट्स में मैं बताऊंगी, इसलिए हम पहले बेसिक देख रहे हैं ETS साइकिल का। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स थर्ड। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स अभी तो ETS में काम आने वाले कॉम्प्लेक्स हैं। इन चारों के चारों का रोल किस में होता है? ETS साइकिल में होता है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? इन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स की बात करूं, कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए आप, जो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं FAD और क्या आता है? आयरन सल्फर प्रोटीन। तो यहाँ पर दोनों जगह आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो कॉमन है। NADH में मोनोन्यूक्लियोटाइड है और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें डाई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब आगे देखिए, साइटोक्रोम BC1 का जो कॉम्प्लेक्स है इसके कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1। ठीक है, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है इसके कंपोनेंट्स हैं आपके साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। अभी हम पढ़ेंगे ETS में 2 कॉपर सेंटर्स पढ़ेंगे, कॉपर A और कॉपर B। तो वो कहाँ पर? ये यहाँ पर ये जो 4th नंबर का कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है आपका ऑक्सीजोम या ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। और ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली बात है F नोड और F1 होंगे। तो मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग के जो 4 हैं, स्टार्टिंग के जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं ETS साइकिल में। और लास्ट वाला ये कॉम्प्लेक्स है ये करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, यानी कि ATP बनाने में हेल्प करता है। तो
अभी तो हमने ETS स्टार्ट ही नहीं किया। ETS में काम आने वाले कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं। कंपोनेंट्स के अलावा 5 तरह के जो कॉम्प्लेक्स काम आएंगे, तो ETS में तो 4 काम आएंगे और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स किसमें आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम आएगा, वो हमने देखा है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या आएगा आपका FAD और आयरन सल्फर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम BC1 में आयरन सल्फर प्रोटीन तो होगा, लेकिन साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 जिस तरह से नाम है उसी तरह के कंपोनेंट इनके हैं। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ETS में काम आने वाला साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है, साइटोक्रोम A काम आने वाला है, साइटोक्रोम A3 काम आने वाला है, और साथ में 2 कॉपर सेंटर साइटोक्रोम जिसका नाम है कॉपर A और कॉपर B, वो यहाँ पर यूज होने वाले। लास्ट में है ऑक्सीजोम या फिर ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है F1, जिसमें कंपोनेंट्स काम आने वाले हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP बनाने में काम करेंगे। इनका ETS वाले कंपोनेंट्स नहीं है। 4 जो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स थे वो क्या हुआ, काम आ गए। अब आपका दिमाग तो चल रहा होगा, साइटोक्रोम A हो गया, A3 हो गया, B हो गया, C1 हो गया, साइटोक्रोम C कहाँ है, ये कंपोनेंट्स में मैम ने क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बता देती हूँ, साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पर। कहां पर, आउटर सरफेस पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है आपका साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C को हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का रिडक्शन वाला काम करवाता है, क्योंकि जब आपका NADH से क्या चल रहा होगा, NADH से आपकी ETS चल रही हो या फिर FADH से आपकी ETS चल रही हो, तो वहां पे क्या होगा कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो थर्ड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में साइटोक्रोम C1 के पास में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के आपका साइटोक्रोम C लेकर जा रहा होगा। क्या हो रहा होगा, साइटोक्रोम C लेकर जा रहा होगा किसके पास में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास में, इसके पास में इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा। तो वहां पर आपका साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है बाहर की साइड में, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। जैसे ही हम अभी ETS साइकिल स्टार्ट करेंगे, हम वहां पर इसको क्या करेंगे, समझने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ETS साइकिल, जो कि NCERT में बना हुआ है। आपके NCERT की बुक में जैसा ETS साइकिल बना हुआ है वैसा ही हम बनाने वाले हैं, बस वहाँ पे ऐसा बना हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा आड़े में बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड का इशू है भाई। तो ETS साइकिल को ध्यान से समझना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो है एक टॉपिक है आपका, तो इसको देखते हैं। ETS साइकिल कहाँ होता है, अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अब इमेजिन करो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है ETS। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपका क्या प्रेजेंट है कि भैया यहाँ पर आपका प्रेजेंट है क्या, मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और बाहर की तरफ है आपका PMS यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो अंदर की तरफ मैट्रिक्स है भाई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मैट्रिक्स है, और बाहर की तरफ है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी इसको बोल सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा, टेढ़ी तो नहीं है भाई, देख लेना। परफेक्ट, ये है आपका इनर एक सेकेंड, बोर्ड भी बोल रहा है नहीं पढ़ाओ इनको, ठीक है, इनका पढ़ने का मूड नहीं है। यह है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है PMS, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोल सकते हो, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बाहर की तरफ
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या है, पीएमएस, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इसके अंदर की तरफ आपका क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको पता ही है कि कहाँ पे चलेगा आपका ईटीएस साइकिल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। 5 तरह के कंपोनेंट्स बताए मैंने, क्या बताएं कि भैया 5 तरह के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब ईटीएस चलता है। 4 किस में हेल्प करते हैं, ईटीएस में हेल्प करते हैं, और एक करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प। तो पांचों के पांचों जो आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बार। तो ठीक है भाई, बना लिया हमने। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3, बस जगह कम नहीं पड़ जानी चाहिए भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर 2, फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये लीजिए, और लास्ट में है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, ये हो गए आपके 5 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का मैंने क्या नाम बताया था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है आपका कॉम्प्लेक्स 3, हाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास बाद में कॉम्प्लेक्स 3 होता है। फिर होता है आपका कॉम्प्लेक्स 2, फिर है कॉम्प्लेक्स 4, और ये है आपका लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या बताया था बच्चों, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या हो रहा है भाई इसमें बार बार, वेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम बताया था NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके 2 कंपोनेंट्स बताए थे, कौन कौन से, FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर कॉम्प्लेक्स 2 जो था उसका नाम बताया था सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स था उसमें भी 2 कंपोनेंट्स बताए थे आपका, FAD और आयरन सल्फर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम बताया था कॉम्प्लेक्स BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसके कंपोनेंट्स क्या थे, कॉम्प्लेक्स B, आयरन सल्फर प्रोटीन, और कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम भी लिख देती हूं मैं साथ में। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम बताया था मैंने साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम मैं आपको बता रही हूँ, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, इसका नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो, उसका रीजन भी अभी समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम था सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम था आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम था ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑक्सीजोम। ठीक है, तो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब सबके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट्स थे उनका नाम है हमारा, क्या नाम है,
कलर चूज कर लेते हैं कुछ और, FMN, और यहाँ पर है आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन से BC1 है, तो यहाँ पर है आपके कौन से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B के बाद में आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहाँ पर है साइटोक्रोम C1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है उसमें कौन कौन सा था भाई, कॉम्प्लेक्स सेकंड में आपको मैं बता देती हूँ, जनरली क्या होता है, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है, फ्यूमारेट। ठीक है, तो ये कंडीशन जब होती है तब जनरली क्या होता है, यहाँ पर FAD से FADH2 बनता है। जब FAD से FADH2 बनता है तब क्या होता है, सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है। ये होता है क्रेब साइकिल के अंदर, लेकिन ETS साइकिल में क्या करना है, हमें FADH2 से FAD बनाना है। तो एक कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स सेकंड का है FAD और दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है इसका आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था 2 कॉपर सेंटर होंगे। ठीक है, कॉपर A और कॉपर B, इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर कॉपर A और कॉपर A3 होगा, सॉरी साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ होता है कॉपर A, फिर होता है आपका साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3 और यहाँ होता है कॉपर B। तो 2 कॉपर सेंटर हो गए, कॉपर A और कॉपर B, और साइटोक्रोम कौन सा हुआ, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। कॉम्प्लेक्स 5th जो ATP सिंथेसिस वाला है उसमें क्या होता है आपका कि भैया उसमें होता है अंदर की तरफ F0 और बाहर की तरफ होता है F1 पार्टिकल। ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम में प्रेजेंट होता है। एक यूबिक्विनोन प्रेजेंट होता है आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड के बीच में। क्या होता है, यहाँ पर यूबिक्विनोन प्रेजेंट होता है। यूबिक्विनोन की अभी तारीफ सुनने वाले हैं हम। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर यूबिक्विनोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में भी यूबिक्विनोन क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला है कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम मैंने बोला है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसका रीजन अभी हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे साइटोक्रोम भी प्रेजेंट होता है। कौन सा, साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको जब साइटोक्रोम बनाया था तब मैंने बोला था 5 तरह के एक सीक्वेंस में क्या होता है, साइटोक्रोम काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस में काम करेगा साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, और यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आउटर साइड में, क्योंकि PMS आ गया इधर, क्या है ये आउटर साइड है, तो इसके आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले जाकर कहाँ लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ रफ्तार पकड़ेगा। तो हम बोलेंगे इसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स को इस वजह से साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसका रीजन अभी आप जैसे ही मैं ETS समझाऊंगी वैसे समझ लोगे। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा ETS साइकिल। ETS साइकिल देखो, एक चलेगा NADH से, तो जब NADH से आपका ETS साइकिल स्टार्ट होगा तो उसमें हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक है, जब आपका ETS साइकिल चलेगा FADH से, तब आपके कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हेल्प करेंगे उसमें, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक है, ETS की बात करिए, मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात नहीं की है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 5th जो है अभी मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ उसके बारे में। तो समझ में आ गया, यानी कि NADH से चले या FADH से चले, आपका ETS साइकिल NADH कॉम्प्लेक्स से चले या फिर FADH कॉम्प्लेक्स से चले, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ तो क्या है, कॉमन है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है वो डिपेंड करता है कि ETS साइकिल स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले होता क्या है कि भैया, सबसे पहले ये होता है कि NADH से स्टार्ट होगा। क्या होगा, NADH से जब आपका स्टार्ट होगा ETS साइकिल, तो यहाँ पर क्या होता है, NADH2 जो होता है,
NaDH2 जो होता है ये क्या करता है, अपने 2 H+ आयन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स आयन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, यानी कि इसका होगा ऑक्सीडेशन और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के लिए, यानी कि ये बदल जाएगा Na+ में। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने हाइड्रोजन की बात नहीं की है, अभी मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन की बात, तो जो NaDH2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ इसने डोनेट किए, वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ आ जाते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेता है आपका FMN। कौन, FMN इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर पहुंच जाते हैं, कहां पर पहुंच जाते हैं, ये चले जाते हैं NaDH के दूसरे कंपोनेंट्स जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में। आयरन सल्फर प्रोटीन से बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसा कि अभी यूबिक्विनोन की हमें तारीफ लिखनी है, अभी लिख रहे हैं 1 मिनट में। तो यूबिक्विनोन क्या है, एक मोबाइल H कैरियर है, मोबाइल H कैरियर है, यानी कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ H+ आयंस यानी कि प्रोटॉन को भी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोक्विनोन पढ़ा था उसी तरह से यूबिक्विनोन है। तो इसने इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, किसने लिए हैं, यूबिक्विनोन ने, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले, साथ में ये क्या करेगा, ये ले लेगा मैट्रिक्स से 2 H+ आयंस, क्या करेगा, 2 H+ आयंस ये कहाँ से ले लेगा, मैट्रिक्स से ले लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये बदल जाएगा आपका UqH2 यूबिक्विनोल के अंदर। कहाँ से, कि भैया 2 H+ आयन इसने ले लिए, 2 H+ आयंस ले लिए, और क्या ले लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये कन्वर्ट हो गया UqH2 यूबिक्विनोल, किसमें कन्वर्ट हो गया, यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बात हुई है अभी इलेक्ट्रॉन की। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किस किस की, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का एक बिहेवियर है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स सेकंड का बिहेवियर नहीं है। कि जब भी क्या हो रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, कॉम्प्लेक्स थर्ड से, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होंगे, तो ये क्या करते हैं, अपनी स्व इच्छा से, अपनी खुशी से 2 H+ आयंस को कहां पर रिलीज करवा देते हैं, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मैट्रिक्स से कहां पर, PMS में ये क्या करते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है इन कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स से 2 इलेक्ट्रॉन को इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या करते हैं, 2 H+ आयंस को क्या करवा देते हैं, रिलीज करवा देते हैं, अपनी खुशी से छुड़वा देते हैं कि तुम जाओ H+ आयंस, तुम भी क्या याद करो, ये फ्री में डोनेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, साथ में 2 H+ आयन जो है वो मैट्रिक्स से कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये 2 H+ आयंस जो हैं ये मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पहला तो ये। अब NaDH2 से NAD+ जब बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताया मैंने, FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन और आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबिक्विनोन तक मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताया। इसके पास में हाइड्रोजन भी तो है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे कि इसके जो H+ आयंस होंगे ये भी क्या होंगे, यहाँ पर इससे कहाँ पे आ जाएंगे, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, PMS वाले पार्ट में आ जाएंगे। ये 2 H+ आयंस आ गए। अब क्या हुआ कि भैया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से चलेगा, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड और फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास जाएगा। अब ये जो यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बना है, UqH2 बना है, ये क्या करेगा, इसके पास में ये लेके जाएगा, क्या करेगा भैया, ये लेके जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसके पास में डोनेट कर देगा ये, क्योंकि ये है एक तरह का मोबाइल H कैरियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B को। लेकिन साइटोक्रोम B क्लियरली बोल देता है कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, आई विल नॉट गोइंग टू टेक योर H+, मैं प्रोटॉन्स को नहीं लूंगा। तो ये क्या करेगा कि ठीक है भैया तू मत ले प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन तो ले। इलेक्ट्रॉन UqH2 से, यूबिक्विनोल से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में बना था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कहाँ शिफ्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स थर्ड पे आएगा।
कॉम्प्लेक्स थर्ड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी ने एक्सेप्ट किया, साइटोक्रोम बी से इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में, आयरन सल्फर प्रोटीन से ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, साइटोक्रोम C1 के पास में, और साइटोक्रोम C1 से इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ले एक्सेप्ट कर लेता है, साइटोक्रोम C। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव होते हैं, नहीं, एक साथ मूव नहीं होते हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। NADH2 से जब NAD+ बनता है तो उसके दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से स्टार्टिंग से दोनों इलेक्ट्रॉनों को साथ में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर एक साथ नहीं होता, 1 बाय 1 करके होता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन का फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का। थोड़ी बड़ी क्लासेस वाली बात है, UQH2 डायरेक्ट नहीं बनता, ये UQ जो है वो क्या करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये बना, और एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है मैट्रिक्स से, और ये बना लेता है UQH, यानी कि सेमी क्विनोल बना लेता है, जो कि आपके लेवल की चीज नहीं है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं UB क्विनोल, ठीक है। ये आ गए। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि UQ जो है, पहले थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं UB क्विनोन की। किसकी तारीफ कर लेते हैं, UB क्विनोन की, UB क्विनोन। मैंने बोला कि ये क्या है, एक मोबाइल एच कैरियर है। क्या होता है, ये एक मोबाइल एच कैरियर है। इट इज अ मोबाइल एच कैरियर। मोबाइल एच कैरियर है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है यूबिक्विनोल। तो लोकेटेड विद इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि भैया मोबाइल एच कैरियर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा, H+ आयंस प्रोटॉन को भी ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा कि ये यूबिक्विनोन जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन से करता है, ठीक है, दोनों को साथ में नहीं करता, लेकिन हम डायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। साथ में ये क्या करता है, दो H+ आयंस को भी ट्रांसफर करता है, और क्या बना लेता है, एक्सेप्ट करके ये बना लेता है UQH2, यानी कि यूबिक्विनोल। ये बात हो गई किसकी, ये बात हुई है UQ की, यानी कि यूबिक्विनोन की। इसी तरह से जो साइटोक्रोम C है, ये यहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन जो होता है उसके बाद में होता है प्लास्टोसाइनिन। वो क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, H+ आयंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है आपका साइटोक्रोम C, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, H+ कैरियर नहीं है, मोबाइल एच कैरियर नहीं है। तो उसकी भी तारीफ सुन लेते हैं, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C। क्या होता है भैया साइटोक्रोम C, कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम C क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। बिटवीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाला एक कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, एक तरह से छोटा सा प्रोटीन है। इट इज अ स्मॉल प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन नहीं है, इट इज अ स्मॉल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, अटैच्ड टू आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक हम देख लेते हैं
किसके बारे में? एफ नोड F1 के बारे में। आप देख सकते हैं ये जो एफ नोड F1 है, जो एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स है, तो एफ नोड कहाँ प्रेजेंट है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और F1 कहाँ? बाहर की तरफ, आउटर साइड में प्रेजेंट है। और मेन रोल एटीपी सिंथेसिस करने का किसका है? F1 का। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो एफ नोड है वो क्या है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि इंट्रिंसिक क्या? इंटरनल प्रोटीन है। और F1 जो है वो क्या है? बाहर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं, एफ नोड F1 के बारे में। एफ नोड के बारे में देखिए, एफ नोड क्या है? इंटरग्रेनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो क्या करती है? जो फंक्शन करती है, दैट फंक्शन इज प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन चैनल के यानी कि क्या करेगी? ये H+ आयंस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगी, प्रोटॉन चैनल की तरह काम करती है। एटीपी सिंथेसिस करने में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन चैनल की तरह काम करती है। और अगर मैं बात करूं एफ नोड की बात हो गई F1 की, तो F1 क्या है? बाहर की तरफ है, यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है। जिसके पास क्या होती है? कैटालिटिक साइड होती है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, दैट हैज कैटालिटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। चलिए, सारी तारीफें हो गई, अब दोबारा से ईटीएस पे आ जाते हैं। ईटीएस में क्या हुआ कि दो मेथड में चल सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ईटीएस स्टार्ट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड से ईटीएस स्टार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यानी कि एनएडीएस से स्टार्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्टिसिपेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेकंड से ईटीएस स्टार्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट में क्या हुआ कि NADH2 जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गया? NAD+ में, अपने 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किए उसको किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया? FMN ने, जो किसका? NADH का क्या है? कंपोनेंट है। और FMN से ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एक्सेप्ट कर लिया आयरन सल्फर प्रोटीन ने। आयरन सल्फर प्रोटीन के बीच में यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में क्या? यूबिक्विनोन प्रेजेंट है। यहाँ पर यूबिक्विनोन ने क्या किया? जो एक तरह का मोबाइल एच कैरियर है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। मोबाइल एच कैरियर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? H+ आयंस मिलेगा। अब आप सोचोगे कि जब NADH2 के पास में भी H+ थे तो इसने यूबिक्विनोन ने जो H+ लिए वो कहाँ से लिए? मैट्रिक्स से। क्यों लिए? भैया उसकी इच्छा है, उसको मैट्रिक्स से लेना था, इच्छा नहीं है उसको लेने ही मैट्रिक्स से, क्योंकि जो NADH2 के H+ थे वो कहाँ पर हम मैट्रिक्स से कहाँ पर ट्रांसफर करवा देंगे? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर करवा देंगे। और यूबिक्विनोन कहाँ से लेगा? मैट्रिक्स से H+ आयंस लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? UQH2 यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इन तीनों की, कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात नहीं की है मैंने, इनकी एक आदत है कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इनके अंदर हो रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं? 2H+ आयन को मैट्रिक्स से उठाकर, मैट्रिक्स से लेकर कहां पर? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल देते हैं अपनी खुशी से। इनकी एक रीत है, यूं समझ लो कि मुझे तो 2H+ आयंस यहाँ पर डालने, तो 2H+ आयंस देख लो कहां पर डाल दिए मैंने? मैट्रिक्स से, इनकी खुशी के लिए, जिसको हम बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन, या फिर हम इसको साथ में क्या बोलते हैं? कपल्ड प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन को किससे उठा के? मैट्रिक्स से उठा के PMS वाले पार्ट में डाल देने को बोलते हैं कपल्ड प्रोटॉन पंप। तो ये 2H+ आयन जो आए वो कपल्ड प्रोटॉन पंप से आए। किससे आए?
कपल प्रोटोन पंप से आए, ठीक है। और 2 H+ कहाँ से आए, NADH2 वाले जो NAD+ में कन्वर्ट हुए। यूबिक्विनोन जब UqH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोबाइल H कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों को ट्रांसफर करेगा। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से स्टार्ट हुआ NADH2 से, तो दूसरा नंबर किसका है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में इलेक्ट्रॉन गए। कॉम्प्लेक्स थर्ड का कंपोनेंट है साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन H+ लेने से साफ मना कर दिया कि मैं H+ नहीं लूंगी। तो ठीक है, तो ये यूबिक्विनोन जो होता है ये क्या करता है, ये अपने H+ को इलेक्ट्रॉन तो दे देता है साइटोक्रोम B को, और ये अपने H+ को क्या करेगा, ये अपने H+ को डोनेट कर देगा। कहाँ पर, ये अपने H+ को डाल देता है किसके अंदर, कहाँ पे डालेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये अपने H+ आयंस को डालेगा किसके अंदर, PMS वाले पार्ट के अंदर। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन PMS वाले पार्ट में डाल दिए और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे दिए, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो गया। यूबिक्विनोन यानी कि वापस से इलेक्ट्रॉन और H+ आयंस लेने के लिए ये रेडी हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में, आयरन सल्फर प्रोटीन से कहाँ पे चले गए, साइटोक्रोम C1 के पास में। साइटोक्रोम C1 जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, उसके बाहर इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, उसके आउटर सरफेस पे क्या लोकेटेड है, साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C के पास में चले गए। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, ये साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ ये गए। तो आप देख सकते हो पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको डोनेट कर देगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लेना, इसका क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। इसलिए मैंने साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को दूसरा नाम दिया है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स नाम दिया। तो समझ में आ गया कि क्यों बोला साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब मैंने बोला जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, कहाँ पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में 2 H+ आयंस कहाँ पर डोनेट कर दिए जाएंगे, कि 2 H+ आयंस मैम डोनेट कर दिए जाएंगे मैट्रिक्स से, कहाँ पर, मैट्रिक्स से डोनेट कर दिए जाएंगे किसके अंदर, PMS वाले पार्ट के अंदर, यानी कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने भी 2 H+ आयंस डोनेट कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेकर किससे, साइटोक्रोम C1 से कहाँ पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या है भैया, ये रहा साइटोक्रोम C, वापस से देख लो, दोबारा से बना रही हूँ मैं साइटोक्रोम C, ये लो भैया साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसको डोनेट कर दिए, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गए कॉपर A के पास में, जो कॉपर के सेंटर्स थे उसके पास में गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर A के पास में गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर A से ट्रांसफर हो गए कॉपर साइटोक्रोम A। कॉपर A से 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में ट्रांसफर हुए, साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स के पास में। साइटोक्रोम A से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके किसके पास में, साइटोक्रोम A3 के पास में। साइटोक्रोम A3 से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कॉपर B के पास में चले जाते हैं, और इस साइटोक्रोम B से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने वाला होता है, जो अभी तक लास्ट में आने वाला है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस चल रहा है, यानी कि इसको एक्सेप्ट करता है आपका ऑक्सीजन। कौन एक्सेप्ट करता है यहाँ पर, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। तो यहाँ पे हाफ O2 प्लस 2 H+ आयन ऑक्सीजन कहाँ से लेगा भैया, मैट्रिक्स में पड़े हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेटाबॉलिक वाटर के अंदर। क्या बना लिया इसने, यहाँ पे बना लिया इसने मेटाबॉलिक वाटर। इतना सा है ATS, ठीक है। जो ये इतनी हमने बातचीत करी वो इतनी सी बातचीत है कि किससे स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से पहुंच गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास में। लेकिन फाइनली जो हम इतनी देर से बकवास कर रहे थे,
मतलब बकवास तो नहीं, लॉजिकल बात ही कर रहे थे कि ऑक्सीजन जो होता है वो लास्ट में टर्मिनल एंड पर आता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन NADH2 ने रिलीज किए हैं और NAD+ में कन्वर्ट हुआ है, और इस तरह से जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और फाइनली इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो कौन था? ऑक्सीजन था। और उसने एक सही सा काम कर दिया कि मेटाबॉलिक वाटर बना दिया। मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए नहीं चल रहा था ये सारा काम कि भाई कुछ बन जाए लास्ट में, ताकि फिर क्या हो, कोई एक्सेप्ट करने वाला बचे, ताकि इनको इतनी मेहनत करनी पड़े। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता तो कॉपर भी A3 से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, A3 साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इसको कॉपर A से नहीं लेना पड़ता, साइटोक्रोम C यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आता। और साइटोक्रोम C जो है अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो साइटोक्रोम C1 आयरन सल्फर साइटोक्रोम B, या फिर आपका इधर FMN आयरन सल्फर प्रोटीन, इन सब को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। किससे? NADH2 से। जब FAD+ बन रहा है तब क्या हुआ कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन था, तब जाके इनको हिम्मत हुई कि कोई तो हमसे कोई चीज लेने वाला है तो हम डोनेट कर, ये जो दे रहा है हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर यही नहीं होगा तो ये सारा का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा तो NAD+ जो है, जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, और जब अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? एक साइकिल चलेगी, उसके बाद में ना तो आपका क्रैब साइकिल होगा, ना लिंक रिएक्शन होगा, ना ही ETS चलेगा। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ रहा है कि भैया ऑक्सीजन जो तुम बोल रहे हो कि वैसे टर्मिनल एंड पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की ही वजह से, ऑक्सीजन बॉस है, टर्मिनल एंड पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन बॉस है कि अगर वो नहीं होगा ना तो ये सारा का सारा प्रोसेस नहीं होगा। अभी हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ETS चलाया है, अभी हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी ETS साइकिल को रन करेंगे। क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी ETS साइकिल को रन करेंगे। तो देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इतनी सारी बातचीत हमने करी है, पहले तो इसको मैं स्कैन कर लेती हूँ, मतलब कि पॉसिबल है क्या इसको कॉपी करवाना। थोड़ा सा तो छोटा कर देती हूँ, पहले कॉपी तो हो सकता है, मतलब ये देखिए, पहले इसको छोटा करते हैं, फिर अभी भी कुछ चीज़ें हैं बताना इसमें। हाँ, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से जब भी दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मूवमेंट होगा, तो 2H+ आयन मैट्रिक्स से कहाँ पर? PMS यानी कि इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है उसमें ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर्थ में भी क्या होंगे कि भैया यहाँ कॉम्प्लेक्स फोर्थ में भी मैट्रिक्स से क्या होगा भाई? 2H+ आयन्स जो हैं उनका क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से H+ आयन्स का खुशी खुशी मैट्रिक्स से कहाँ पर आना? PMS वाले पार्ट में आना। तो इसको हम बोलते हैं कपल्ड प्रोटोन पंपिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं खुशी खुशी से आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से भेजे जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कपल्ड प्रोटोन पंपिंग। समझ में आया? अब हम देख लेते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो भी देखेंगे। जब FADH से क्या हो रहा है, आपका ETS साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या होता है उसके देखेंगे, लेकिन पहले NADH वाली जो बात है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि 1 NADH2, देखिए इधर 1 NADH.H+, तो क्या हुआ इसमें हुआ है कि कॉम्प्लेक्स, किस किस कॉम्प्लेक्स को यूज हुआ है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो काम आया है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ। 3 कॉम्प्लेक्स इसमें काम आए। अब बना क्या क्या है इसके अंदर कि पंप क्या हुआ है, एक टेबल बना लेते हैं, यूजेज क्या है इसमें और प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूस क्या हुआ है। ठीक है, तो पंप यूज जो हुआ है एंड प्रोड्यूस क्या हुआ है। देखिए प्रोड्यूस क्या हुआ है, तो पहले पंप क्या हुआ है देखिए कि टोटल कितने H+ आयन्स पंप हुए हैं। 2H+ आयन NADH2 से पंप हुए हैं। ठीक है, 2H+ आयन आपके जो आपका यूबिक्विनोल था उसने पंप किए। 4H+ आयन इस तरह से। 2H+ आयन अपने मन से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आए हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो क्या करता है, एक तरह से प्रोटोन पंपिंग करता है, कपल्ड प्रोटोन पंपिंग करता है, उनकी वजह से आए। तो 2 प्रोटोन आपके यहाँ पर 2H+ आयन, 2 UbQH2 से टोटल 4H+ आयन। ये देखिए, ये 2H+ आयन 4
ये 2 H प्लस आयन यहाँ पर, 2 H प्लस आयन यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल कितने, 2 + 2 4 6 8 और 10, तो टोटल पंप कितने हुए हैं, 10 H प्लस आयन्स क्या हुए, पंप हुए हैं। 10 H प्लस आयन्स इंटू PMS कहाँ से आए हैं, कुछ मैट्रिक्स से आए हैं और कुछ NADH2 और UQH2 यूबिक्विनोल से आए हैं। यूज क्या हुआ है, टोटल हाफ O2 आपने यूज किया है, जिसकी वजह से आपका एक मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या किया है हमने, हाफ O2 को यूज किया है और प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1 मॉलिक्यूल 1 H2O प्लस एक तो वाटर मॉलिक्यूल का, एक मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हुआ है। साथ में प्रोडक्शन किसका होगा, ATP का भी तो होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, मैट्रिक्स से PMS में आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। PMS में जो है H प्लस आयंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उधर कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से H प्लस आयन PMS में ज्यादा है, मैट्रिक्स में कम है। और जब H प्लस आयन यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि H प्लस आयंस की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड बढ़ रहा है और वहां पर बेस बढ़ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि pH में भी क्या हो रहा है, pH में भी अंतर आ रहा है, और दोनों साइड में जो आपका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, उसमें भी क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता है कि जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनता है, जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप का फॉर्मेशन होगा, वो रेस्पिरेशन के लिए हो या फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हो, तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हर एक स्टेप में क्या चल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा, अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप जो फॉर्मेशन हो गया है, जो H प्लस आयन आपके PMS वाले पार्ट में ज्यादा बढ़ गए, अब ये किसके थ्रू होते हुए, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू होते हुए, यानी कि प्रोटॉन चैनल के थ्रू होते हुए क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे और ये स्पीड से जाएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। जब ये बाहर से जाएंगे तो F0 क्या है, हमारा प्रोटॉन चैनल है, जिससे होते हुए क्या होंगे, H प्लस आयंस बाहर जाएंगे, वापस से मैट्रिक्स में जाएंगे PMS से। और F1 क्या है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। F1 क्या है, आपका एक ऐसा प्रोटीन है बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है, जो ATP का फॉर्मेशन करता है, और क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब 4H प्लस आयन PMS से मैट्रिक्स में वापस जाएंगे तो क्या होगा, एक ATP का फॉर्मेशन होगा। टोटल कितने, 10 H प्लस आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो 10 H प्लस आयन जाने का मतलब क्या है, 4H प्लस आयन से एक ATP का फॉर्मेशन हुआ, तो 10 H प्लस आयन जाने की वजह से क्या होगा, टोटल कितनी ATP का फॉर्मेशन होगा आपका 2.5 ATP का फॉर्मेशन। लेकिन राउंड फिगर में आप उसको बोलोगे 3 ATP। जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में जाओगे तब आप वहां पर 2.5 ATP यूज करोगे। अभी क्या आपकी क्लास छोटी है, डेसिमल आप हैंडल कर नहीं पाओगे, इसलिए हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके उसको बोलते हैं कि साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर क्या 3 ATP का भी क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और किस तरह से हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, ठीक है, क्या हुआ है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है। अब ये देखिए, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 4H प्लस आयन जब यहाँ से निकलेंगे तब क्या होगा, आपका ADP प्लस फॉस्फेट आयन से बनेगा आपका ATP। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या हुआ है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो आप उसको बोल रहे हो, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ साथ क्या हो रहा है, pH में भी डिफरेंस आ रहा है और चार्ज में भी डिफरेंस आ रहा है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का नंबर यहाँ पर ज्यादा है, pH भी चेंज हो रही है और चार्ज में भी डिफरेंस आ रहा है। तो दूसरा इसको आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रोटॉन ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, डिफरेंस इन चार्ज, डिफरेंस इन चार्ज।
तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हो? इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये तो बात हुई है जब NADH से क्या हो रहा है, आपका चल रहा है ETS साइकिल। अब FADH जो कॉम्प्लेक्स सेकंड जो बचा हुआ है उससे भी हमें क्या करना है, ETS साइकिल चलाना है। तो इसको मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ कॉपी करने का, हो जाता है तो वेल एंड गुड है। एक सेकेंड, उससे पहले हम लिख लेते हैं किसके बारे में कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फिर बात करते हैं इसकी। अच्छा, ये नहीं हो पाएगी, चलिए पहले लिख लेते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर एक बार देखेंगे किसके बारे में, जो आपका FADH से चलेगा कॉम्प्लेक्स सेकंड, उसको ETS को हम एक बार समझेंगे। लेकिन कुछ लाइंस लिख लेते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था, जैसे कि ऑक्सीजन था, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या H एक्सेप्टर is O2 and due to reduction of O2 क्या हुआ, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हुआ। मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या H एक्सेप्टर कौन था, हमारा O2 था, और O2 के रिडक्शन की वजह से मेटाबॉलिक वाटर का प्रोडक्शन हुआ किसके अंदर, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऐसा हुआ। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है कि भैया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, हमें पता है। ठीक है, वो कब होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन take place only in presence of O2 बट भाई एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो O2 की प्रेजेंस में, लेकिन O2 क्या है, टर्मिनल एंड पर काम आती है भैया, लास्ट में काम आएगी, O2 स्टार्टिंग में नहीं आएगी। बट द रोल ऑफ O2 इज लिमिटेड। क्या होता है, ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड होता है। क्या हो रहा है भाई आज इसमें, टू द टर्मिनल स्टेज। यट भाई भले ही लास्ट में होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ETS चलाने के लिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्रैब भी नहीं होगा, लिंक रिएक्शन नहीं होंगी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो होती है वो लास्ट में होती है, लेकिन भले ही लिमिटेड होती है, लास्ट स्टेज में होती है, लेकिन इसका बहुत वाइटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यट प्रेजेंस ऑफ O2 yet presence of oxygen is vital। NCERT की लाइन है ये, since बहुत इंपॉर्टेंट होती है, since it drives the whole process। क्या करती है ये, पूरा का पूरा ETS प्रोसेस जो है उसको ड्राइव करती है by removing hydrogen
फ्रॉम द सिस्टम, पूरे सिस्टम से क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो निकाल रही है। NADH जो है, NADH2 जो है या FADH2 जो है वो H+ आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, लेने वाला भी तो कोई चाहिए, डोनेट करने के बाद में तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, भले ही लास्ट स्टेज में रोल है, कम रोल है, लिमिटेड रोल है, लेकिन इफ ऑक्सीजन विल बी नॉट प्रेजेंट इट हियर तो क्या होगा, आपका ETS चलेगा ही नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। फिर क्या होगा कि भैया कुछ भी नहीं होगा फिर तो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एवरी स्टेप, देखिए इधर, ड्यूरिंग every step, last line, during every step of ETS क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अभी हम ATP की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, भाई जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन का उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, वापस से डोनेट कर रहा है तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ETS के हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर का, एंड एवरी हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इज रिलीज्ड इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से। तो इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन which is utilized for, किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, फॉर क्रिएटिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट that help in ATP synthesis। कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से ETS में हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, हमारा हर एक स्टेप पे हो रहा है, हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर का। और ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किस में हेल्प कर रही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करने में क्रिएट कर रही है। अब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तो प्रोटॉन्स किसके थ्रू, प्रोटॉन चैनल्स के थ्रू बाहर जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे वापस से। जब मैट्रिक्स में जा रहे होंगे तो क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और F1 जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स है तो ATP को बनाने का काम करेगा। ये बात हुई है। अभी पूरी की पूरी सिर्फ FADH2 में 2 मिनट का काम लगेगा, वो हमें करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपका ETS कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि जब FADH2 से क्या करना है, हमें ETS चलाना है। FADH से जब ETS चल रहा है तब क्या होता है, कितने H+ आयंस रिलीज होते हैं मैट्रिक्स से, कहाँ पर, PMS के अंदर, और कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम किससे बारे में, FADS यानी कि कॉम्प्लेक्स सेकंड से जो हमें क्या करवाना है, ETS करवाना है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट समझ में आ चुका है, 10 H+ आयंस कहाँ से, मैट्रिक्स से PMS में ट्रांसफर हुए हैं। टोटल 2.5 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन राउंड फिगर करके 3 ATP हमें उसको मान के चलना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कोई रोल नहीं है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से जहां से स्टार्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारा ETS साइकिल स्टार्ट। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होगा कि देख लीजिए, जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है तब क्या होता है, FAD से FADH2 बनता है इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर ये चीज होती है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ETS, तो हमें क्या करना है, ETS में FADH2 से क्या करना है, FAD बनाना है। FAD प्लस नहीं होता है। FAD जब बनेगा तो क्या होगा, वही सेम चीज कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ आयंस क्या होंगे, रिलीज होंगे। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब NADH2 से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद में H+ आयन कहाँ पर रिलीज हो रहे थे, PMS के अंदर। लेकिन
FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद में H+ आयंस बचेंगे वो PMS के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, वो कहाँ पर मैट्रिक्स में ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि इधर नहीं आएगा, इधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन किसके पास गया फिर कि यहाँ से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में गए, और आयरन सल्फर प्रोटीन से ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, आपके यूबीक्विनोन के पास में पहुंच गए। किसके पास में पहुंच गए, यूबीक्विनोन के पास में पहुंच गए। अब यूबीक्विनोन H मोबाइल H कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या लेने वाला है, H+ आयन लेने वाला है, और यूबीक्विनोन H+ आयन कहाँ से लेगा, ये 2 H+ आयन लेगा आपके किससे, ये 2 H+ आयन लेगा आपके मैट्रिक्स से। तो यूबीक्विनोन ने H+ आयन कहाँ से लिए, मैट्रिक्स से लिए, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, UqH2 के अंदर। किसके अंदर, UqH2 के अंदर, यानी कि यूबीक्विनोल के अंदर बदल गया। तो ये बन गया आपका यूबीक्विनोल, UqH2। अब यूबीक्विनोल जो है H+ आयंस ले लिए, इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, यूबीक्विनोल बन गया। यूबीक्विनोल क्या करेगा, यूबीक्विनोल देगा अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम बी को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NADH से ETS चले या FADH से ETS चले, कॉम्प्लेक्स सेकंड के बाद में कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ जो है वो तो दोनों में सिमिलर रहने वाला है। तो थर्ड और फोर्थ तो दोनों में सिमिलर है, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से अब किसके पास में चलेगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में, और कॉम्प्लेक्स थर्ड का कंपोनेंट है साइटोक्रोम बी। उसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन किससे, UqH2 से ले लिए। लेकिन यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन भी तो देगा। तो हाइड्रोजन आयन UqH2 जो है अपने हाइड्रोजन आयन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ये अपने 2H+ आयंस को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, PMS के अंदर। और ये रूल है किसका, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का, कि जब भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कपल्ड प्रोटोन पंपिंग के थ्रू, मैट्रिक्स से 2H+ आयन ऑटोमेटिकली कहां पर, PMS में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो साथ के साथ क्या हुआ कि साथ के साथ 2H+ आयंस मुझे कहां पर, मैट्रिक्स में ट्रांसफर करने हैं, किसके थ्रू, प्रोटोन कपल्ड प्रोटोन पंपिंग के थ्रू। किसके थ्रू, कपल्ड प्रोटोन पंपिंग के थ्रू। तो ये हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो UqH2 ने दिए थे उसके हाइड्रोजन आ गए PMS में, और 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास चले गए। फिर आगे से क्या है, आगे वाला पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है कि साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन चले गए आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में, फिर साइटोक्रोम C1 के पास में। साइटोक्रोम C1 के पास में कौन बैठा हुआ था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था। उसने इलेक्ट्रॉन को ले जाते हुए वो कहां पर दौड़ता गया, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में साइटोक्रोम C ने किसको दे दिए, कॉपर A को, जो कॉपर का सेंटर है उसको दिए इलेक्ट्रॉन। फिर वहां से साइटोक्रोम A के पास में, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास में, साइटोक्रोम A3 से कॉपर B के पास में। इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यहाँ पे भी जब ये चीज होगी तब क्या हो रहा होगा कि तब है ना 2H+ आयन यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है कॉपर कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ से, तो 2H+ आयन मैट्रिक्स से PMS में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और आगे का पूरा कॉपी पेस्ट है। तो क्या हो रहा है कि भैया जब प्रोटोन पंप देख रहे हैं हम, तो ये 2H+, ये 2H+ और ये 2H+, ये सारे के सारे H+ किसके पास चले गए हैं कि भैया जब बाहर इनको आउटर सरफेस में क्या करना होगा, जब बाहर निकलना होगा किसके थ्रू, क्योंकि हर एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है, जो किसमें, प्रोटोन ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प कर रही है। अब हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, H+ आयन कम हो रहे हैं, PMS में ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ से प्रोटोन क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होते हुए प्रोटोन पंप से जाएंगे, और क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। 4 H+ आयंस जब निकलेंगे तो क्या होगा, 1 ATP बनेगी। तो यहाँ टोटल कितने H+ आयंस यूज किए जा रहे हैं, टोटल जो पंप हो रहे हैं वो कितने, 6 H+ आयन पंप हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6 H+ आयन जो है यहाँ पर पंप हो रहे हैं। और क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर हाफ O2 को यूज किया जा रहा है। 6 H+ आयन पंप हो रहे हैं किसमें, PMS में, हाफ O2 को यूज किया जा रहा है। और प्रोड्यूस क्या हो रहा है कि एक प्रोड्यूस हो रहा है, 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, एंड साथ में क्या 1.5 ATP, जिसको मैं राउंड फिगर करके क्या बोलूंगी कि टोटल कितनी 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट वाले में देख लेते हैं, 3 ATP लिखा है ना, हाँ 3 ATP लिखा है, यहाँ पर साथ में लिख देते हैं कि 3 ATP यानी कि 2.5 ATP थी एक्चुअल में, तो जिसको राउंड ऑफ करके हमने 3 ATP बनाई है। ठीक है,
तो ये है FADH, मतलब स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स सेकंड ध्यान रखना है, उसके बाद में तो पूरा का पूरा क्या है, कॉपी पेस्ट। आपको पता है जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा H+ आयंस को रिलीज कर देगा तो UqH2 जो है वो वापस किस में, यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूबिक्विनोल किस में, यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी बात है, आगे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो किसकी बात की थी हमने, कॉम्प्लेक्स सेकंड की। तो किसकी बात की है बच्चों हमने, यहाँ पर बात की है हमने कॉम्प्लेक्स सेकंड की। तो ये वाली जो चर्चा है इसको हम लिख देते हैं कि 1FADH2 में क्या हुआ है कि इसमें हुआ है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को यूज किया है हमने, कॉम्प्लेक्स सेकंड, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड और फिर किसको, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को यूज किया है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को यूज करने के बाद में ये हमारा सारी चीजें बनी है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का, किसका, कॉम्प्लेक्स 4 का जो इनहिबिटर है वो देखना है। तो कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर होता है एजाइड और साइनाइड। आपको पता है एजाइड और साइनाइड वगैरह आप जब ले लेते हैं, कोई भी मतलब कुछ ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो ले लेते हैं, तो क्या होता है फिर वो मामला खल्लास हो जाता है उनका। क्यों होता है, क्योंकि जो एजाइड और साइनाइड है वो कहाँ पर जाके जुड़ता है, यहाँ पर साइटोक्रोम C वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जगह पर जाके जुड़ता है कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में एजाइड और साइनाइड का यहाँ पर जुड़ने का मतलब है कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एजाइड साइनाइड के पास में तो आ रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को आगे कॉपर A, साइटोक्रोम A या फिर साइटोक्रोम A3, कॉपर B यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होने दे रहा। और जब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिक वाटर नहीं बना रही, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर ही अवेलेबल नहीं है, और एक्सेप्टर अवेलेबल तो है लेकिन उसके पास पहुंच नहीं रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो क्या हो रहा है, FADH2 जो है या फिर NADH+ जो है वो किस में, NAD+ और FAD में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। जब कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपका क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन और उससे पहले का जो ग्लाइकोलाइसिस थी वो सब प्रोसेस बंद हो चुकी है। तो क्या हो रहा है कि भैया आपका इनहिबिटर याद रखना है किसका, कॉम्प्लेक्स 4 का, कि कौन है, एजाइड और साइनाइड उसके इनहिबिटर है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोसेस को होने ही नहीं दे रहा है। तो ये लास्ट लाइन में आपको बता देती हूँ, क्या, इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, क्या है इसका इनहिबिटर, या फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इनके इनहिबिटर होते हैं साइनाइड और एजाइड, साइनाइड एजाइड, ठीक है। ये क्या करते हैं कि भाई ये साइटोक्रोम A3 के पास तक क्या नहीं होने देते, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ऑक्सीजन के पास नहीं पहुंच पाता और प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा रुक जाता है। ये थी हमारी आज की चर्चा। ETS थोड़ा सा क्रूशियल टॉपिक है, डेफिनेटली समझने में आपको भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि अगर समझोगे, कंपोनेंट्स याद करोगे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यूज हुए, कितने टोटल H+ आयंस NADH2 के थ्रू निकले हैं, FADH2 के थ्रू निकले, ये पता चल जाएगा। एक बार अच्छे समझोगे तो ETS आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। हमारा शटल सिस्टम जो है वो बचा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं शटल सिस्टम के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, NCERT की रीडिंग करते रहिए और लेक्चर्स को टाइम से देखकर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।